गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम देखेंगे कि राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में उदारवाद। तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जब हम उदारवाद की बात करते हैं तो दो तरह के उदारवाद हैं, एक तो परंपरागत उदारवाद और एक आधुनिक उदारवाद। राज्य के उद्देश्यों के संबंध में या कार्यों के संबंध में सबसे पहले हम परंपरागत उदारवाद की धारणा को देखेंगे। तो परंपरागत उदारवाद, जैसा कि बच्चों आपको पता है कि मैंने पूर्व में भी बताया कि परंपरागत उदारवाद थोड़ा कट्टर उदारवाद था, जिसमें कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया गया था, जिसमें कि व्यक्ति प्रमुख था और राज्य एक साधन था। आधुनिक उदारवाद में भी यही स्थिति थी, लेकिन प्रारंभ में परंपरागत जो उदारवाद है कहीं ना कहीं राज्य के विरोधात्मक एक अवधारणा प्रतीत होती थी। तो उसमें यदि हम उदारवादी सिद्धांतों को देखें तो पहला है नागरिक स्वतंत्रता। सबसे पहला जो उद्देश्य था नागरिक स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता, जो शासकीय स्वेच्छाचारिता है उसके विरुद्ध एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में ये आई। इसका एक कथन था कि व्यक्तियों के ऊपर शासक का नियंत्रण नहीं होना चाहिए बल्कि कानून का नियंत्रण होना चाहिए। तो पूर्व में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो उदारवाद के मूल सिद्धांत हैं वो कानून को प्रधानता देते हैं। और मध्य युग में जब देखा गया कि सामंतवादी व्यवस्था बहुत ही विकृत रूप धारण कर चुकी थी, सामंतों ने जो आम व्यक्ति हैं उनके अधिकारों का हनन कर लिया था, सामंत वर्ग के वर्गीय अधिकारों का बोलबाला था, ये शोषण कर रहे थे, व्यक्तियों को अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा भी प्राप्त नहीं थी। तो उस समय ये विचार आया कि कहीं ना कहीं इस स्वेच्छाचारिता को समाप्त किया जाए। तो इस स्वेच्छाचारिता का विरोध किया गया और इस बात का प्रतिपादन किया गया कि व्यक्ति को अपने विवेक के आधार पर जीवन व्यतीत करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये नागरिक स्वतंत्रता की बात उदारवाद ने करी और इस लक्ष्य की और इस उद्देश्य को लेकर उदारवाद चला। दूसरा है वित्तीय स्वतंत्रता। मध्य युग के निरंकुश शासकों द्वारा मनमाने कर जो हैं वो जनता के ऊपर लगा दिए जाते थे और जनता को कर देने पड़ते थे और उनकी व्यवस्था थी, क्योंकि अत्याचारी शासक होते थे तो डर के मारे उनको कर देना पड़ता था। तो नागरिक चेतना के उदय के साथ साथ इस बल पर विचार दिया गया कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधियों के माध्यम से ही कर का एकत्रीकरण किया जाना चाहिए ताकि मनमाने कर जो हैं वो वसूल नहीं किया जाए। उदारवादी संपत्ति को व्यक्तियों का एक पवित्र अधिकार मानते थे और जैसे लॉक ने भी कहा है कि संपत्ति व्यक्ति का अधिकार है क्योंकि वो उसकी जीविका अर्जन का एक साधन है। इसके लिए उनके द्वारा ये कहा गया कि नागरिकों पर कर लगाने का अधिकार जनप्रतिनिधियों के बहुमत को ही होना चाहिए। इसका अर्थ यह है उत्तरदायी शासन की बात उदारवादियों ने करी है। उत्तरदायी शासन क्या है? लोकतंत्र की जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन। जो जनप्रतिनिधि जनता ने चुने हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, वो ही कार्य करेंगे जिसमें जनता का भला हो, वो उसका शोषण नहीं हो, जनता को अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। तो इस तरीके की बात जो है वो उदारवाद के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो ये मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि परंपरागत उदारवाद व्यक्तिवाद के निकट था। ये नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते थे, व्यक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से बंधनों के अभाव की बात करी है और इनका ये मानना था कि शासकीय और धार्मिक जो निरंकुशता बढ़ रही है उसका विरोध होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने का अधिकार है, व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व करने का विकास है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से वो अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य व्यक्ति के इस स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनेगा, जब तक एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति को आघात नहीं पहुंचा रही हो। यदि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक रही हो या बाधक हो रही हो उसकी उन्नति में, तो ही राज्य रोक लगाएगा, अन्यथा नहीं लगाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्वतंत्रता। आधुनिक उदारवादी चिंतन में सामाजिक स्वतंत्रता का भी बहुत ही महत्व रहा। तो बच्चों, सामाजिक स्वतंत्रता क्या है? सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि जन्म, संपत्ति, वर्ग, जाति, लिंग के आधार पर समाज में व्यक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को सामाजिक स्वतंत्रता मिलेगी, सभी को विकास के पर्याप्त अवसर मिलेंगे और इसके अभाव में स्वतंत्रता का उपयोग करना संभव नहीं है। तो समाज में कोई भी जात पात नहीं होगा। विशेष प्रकार से पद, पेशे, व्यवसाय और सुविधाएं ये सारे समुदाय
को दिए जाएंगे, उनकी योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता। परंपरागत उदारवाद का भी ये मानना है व्यक्तिवादियों की तरह कि व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में अकेला छोड़ दो। एक लेसिस फेयर की नीति आई थी जिसका कि प्रतिपादन जो है वो व्यक्तिवादियों ने किया, जिसे हम कहते हैं हस्तक्षेप की नीति। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादियों ने कहा कि कोई भी हस्तक्षेप राज्य नहीं करेगा, व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी, वो अपनी संपत्ति का अर्जन करेगा, है ना। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के द्वारा व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में मुक्त प्रतियोगिता के विचार को अपनाया जाना चाहिए। वस्तु के मूल्य और उनके उत्पादन की मात्रा स्वयं निर्धारित करने के स्थान पर मांग और पूर्ति के नियम के द्वारा निर्धारित होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके की बातें करी इन्होंने। और व्यक्तियों की आर्थिक स्वतंत्रता में इन्होंने संविदा की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए व्यक्तियों को। इस तरीके की जो विचार हैं ये उदारवादियों ने दिए। नेक्स्ट है पारिवारिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ यह है कि पारिवारिक संदर्भ में स्त्रियों की स्थिति को उच्च रखने की बात करी है। और उनका ये मानना है उदारवादियों का, परंपरागत उदारवादियों का, कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्थान प्राप्त होना चाहिए, पुरुषों के समान ही इनको संपत्ति के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में विचार देने का अधिकार होना चाहिए। और विशेष परिस्थितियों में माता पिता के साथ दुर्व्यवहार यदि कोई करता है तो उससे भी उन माता पिता को सुरक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों आजकल भी चल रहा है हमारे, अगर हम वर्तमान संदर्भ में देखें तो ये कहा गया कि बुजुर्गों का संरक्षण हो, उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं कि जो भी बच्चे हैं, जो भी बेटा है, उनको अपने माता पिता को सही रूप से भरण पोषण करना चाहिए, नहीं अन्यथा कानून के हिसाब से उसको दंडित भी किया जा सकता है ना। तो ये बातें हुई। नेक्स्ट है जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उदारवाद विचारक राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। उनका यह मानना था कि राष्ट्र अपना निर्णय स्वयं लें और भौगोलिक प्रशासकीय दोनों क्षेत्र में स्वशासन के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया कि अपने शासन की स्थापना होनी चाहिए। ये जातीय समानता का प्रबल समर्थन करते थे, उसके समर्थक थे। किंतु इस संबंध में एक विशेष और आपत्तिजनक बात यह देखने में आई कि कुछ उदारवादी विचारकों द्वारा किया गया जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन यूरोपीय राष्ट्रों तथा गोरी जातियों तक ही सीमित रहा। तो ये एक विडंबना है। हम देखते हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत प्रजातिवाद हमको दिखा कि वहाँ श्वेत और अश्वेतों के बीच बहुत ही भेदभाव रहा, है ना। तो इस तरीके की बातें फिर भी हमको दिखाई दी, लेकिन उदारवादी जो है वो समानता की बात करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उदारवादी विचारक अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्व बंधुत्व को लेकर चले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, उदारवाद एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध बल प्रदर्शन का विरोधी रहा। उसका ये कहना है कि यदि आप शक्तिशाली हो तो उसका प्रदर्शन नहीं करो, आप अपने क्षेत्र में रहो, दूसरा राष्ट्र अपने क्षेत्र में रहे। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे हैं उनको पालना सभी राष्ट्रों को करनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि शांति स्थापित हो, क्योंकि युद्ध जो है वो कभी भी यदि हम देखें तो एक निर्माण का समर्थक नहीं है। युद्ध हमेशा एक विभीषिका होती है, युद्ध से हमेशा हानि होती है, कहीं से भी क्रिएटिविटी की बात युद्ध में नहीं आती है। तो विश्व में यदि हमको एक शांति और सहयोग स्थापित करना है तो हमको सह अस्तित्व को लेकर चलना होगा, एक दूसरे के जो विचार हैं, जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनको अपनाना होगा, उसमें एक सहमति बनानी होगी और सहयोग से आगे विकास करना होगा। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के आधार पर कार्य करने की बात उदारवाद कहता है। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता। हॉब्स के अनुसार उदारवाद की सबसे बड़ी विशेषता है और सर्वोच्च देन है, राज्य के कार्यों में वो व्यक्ति को सक्रिय रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता देता है। उसका ये मानना है कि नागरिक जो है उसको अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है नागरिक को, 4 उसने अधिकारों की बात करी है, और सार्वजनिक पद पर ग्रहण करने का अधिकार है ना, और समुचित जानकारी यदि वो चाहता है सरकार से तो वो लेने का अधिकार व्यक्ति को है। तो ये उसके राजनीतिक अधिकार हैं, इनसे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये परंपरागत दृष्टिकोण के जो मूलभूत सिद्धांत हैं इनको कुछ सीमा तक व्यक्तिवाद का सहयोगी दर्शन कहा जा सकता है। तो बच्चों ये तो परंपरागत के मूल सिद्धांत हमने आज देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम आधुनिक जो उदारवाद है उसके सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे।